हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से है और लास्ट क्लास में मैंने ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, ग्रुप प्रेशर और कन्फॉर्मिटी, जो कि आज का एक्सपेरिमेंट था, और जो पहले का रहता था एक बॉक्स मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म एक्सपेरिमेंट, वो बताया था इन ग्रुप आउट ग्रुप वाला। उसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी है, पेज नंबर 141। और इसमें हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हैं। वो आई एम कवरिंग अभी। ठीक है, मेरा मिस प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बुरा है, सॉरी। सो पहला है साइज़ ऑफ द ग्रुप, मतलब कि कन्फॉर्मिटी तब ज़्यादा होती है जब ग्रुप स्मॉल होता है, और तब कन्फॉर्मिटी कम होती है जब ग्रुप लार्ज होता है। और ऐसा क्यों होता है? लाइक कन्फॉर्मिटी इज़ ग्रेटर जब ग्रुप स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू तब जब ग्रुप लार्ज है। और ऐसा क्यों होता है? रीजंस बिहाइंड दैट, क्योंकि आसान होता है डिविएंट मेंबर के लिए जो कि कंफॉर्म नहीं करता है नॉर्म के साथ, कि वो नोटिस हो सके, वो नज़र में आ सके स्मॉल ग्रुप में। बल्कि जो लार्ज ग्रुप होता है, अगर हम देखें वहाँ पर, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट होता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के बीच, जिसकी वजह से मेजॉरिटी हो जाती है स्ट्रॉन्ग, और तभी जो नॉर्म है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे कंफॉर्म कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उस केस में माइनॉरिटी के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा लाइकली होता है कि कंफर्म करेंगे ही मेजॉरिटी के उसके साथ, ओपिनियन के साथ, क्योंकि ग्रुप का प्रेशर होता है उनके ऊपर और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेजॉरिटी का नंबर ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि ग्रुप भी बड़ा है, मेजॉरिटी ज़्यादा ग्रुप के नॉर्म को एक्सेप्ट कर रही है, तो माइनॉरिटी को भी ग्रुप प्रेशर में आके वो चीज़ माननी पड़ती है, उससे कंफर्म करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, साइज़ ऑफ द ग्रुप से कंफर्मिटी का क्या रिलेशन है, अगर मैं बोलूँ तो कहने के लिए इन्वर्स है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि वैसे मैं बता देती हूँ। इन्वर्स का मतलब जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी घट रही है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, या एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। डायरेक्ट और इन्वर्स, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरा कम होगा, जैसे एक्स बढ़ा तो वाई कम हुआ। तो वही चीज़ है, साइज़ ऑफ द ग्रुप से कन्फॉर्मिटी का क्या रिलेशन है, साइज़ ऑफ द ग्रुप कैसे डिटर्मिनेंट है, कैसे कॉज करता है कन्फॉर्मिटी को, कैसे अफेक्ट करता है, एंड हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस। जब ग्रुप का साइज़ स्मॉल होगा तो उस टाइम पे कन्फॉर्मिटी ज़्यादा होगी। कन्फॉर्मिटी इज़ लार्ज व्हेन द ग्रुप इज़ स्मॉल। वही मैंने लिखा है, ग्रुप स्मॉल, वो मैंने नीचे वाले एरो का मतलब स्मॉलर, कन्फॉर्मिटी ज़्यादा। एंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं, साइज़ ऑफ द माइनॉरिटी कैसे अफेक्ट करता है। जैसे आज का एक्सपेरिमेंट जो कि बॉक्स 7.4 में गिवन है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था पूरा। उसमें मान लो सब्जेक्ट ने ऐसा देखा कि कुछ जजमेंट के राउंड्स के कुछ जजमेंट राउंड्स के बाद जो है, जो कि लाइन्स हमने बतानी थी कौन सी उसकी लेंथ उससे मैच करी है स्टैंडर्ड लाइन की, उसके कुछ जजमेंट राउंड्स के बाद एक और अनदर पार्टिसिपेंट आता है जो कि एग्री करने लग जाता है हमारे सब्जेक्ट के आंसर के साथ, यानी जो एक्चुअल ट्रू सब्जेक्ट था उसके आंसर के साथ वो एग्री करने लग जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या तब भी सब्जेक्ट मोर लाइकली टू कन्फर्म, मतलब कन्फर्म ही करेगा कॉन्फिडरेट्स के आंसर के साथ, या कम लाइकली होगा वो कन्फर्म करने के लिए कॉन्फिडरेट्स के आंसर्स के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है इसका, ऐसे करके डिस्क्राइब किया है कि जो डिसेंटिंग या डिविएटिंग माइनॉरिटी साइज़ होता है ना, यानी माइनॉरिटी साइज़ इन द सेंस क्या, माइनॉरिटी वही होगी ना जो लोग अग्री नहीं कर रहे नॉर्म के साथ, या जो कम नंबर में है लोग, जो थोड़ा डिविएट, जिनको हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट बोलते हैं, जिनका डिसेंटिंग ओपिनियन होता है, ऑड वन आउट वाले। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो डिसेंटिंग या डिविएटिंग माइनॉरिटी होगी, अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है ना, तो लाइक्लीहुड होता है, ऐसा चांसेस रहेंगे कि मेरी जो है ग्रुप में कन्फॉर्मिटी डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी का नंबर बढ़ गया। अब ज़्यादा लोग अग्री नहीं करेंगे उसी नॉर्म के साथ जिससे पहले सब लोग अग्री कर रहे थे। जब ज़्यादा लोग एग्री नहीं करेंगे सोशल नॉर्म के साथ जो कि ग्रुप का है, एंड कम लोग एग्री करेंगे उसके साथ, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे माइनॉरिटी का साइज़ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा लाइक्लीहुड कन्फॉर्मिटी का डिक्रीज़ होने लगेगा। और वही चीज़ मैंने सामने एरोज़ के फॉर्म में एक्सप्लेन की है। इनफैक्ट इसमें लिखा भी हुआ है, अगर नंबर ऑफ़ डिसेंटर्स, नंबर ऑफ़ माइनॉरिटी बढ़ भी जाती है ना, तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट की जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ग्रुप के अंदर, क्योंकि जो माइनॉरिटी होती है जो नॉर्म से अग्री नहीं कर रही, डिसेंटिंग ओपिनियन वाली या डिसअग्री करने वाली नॉर्म से, उसको हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट या डिविएंट बिहेवियर दिखाने वाले भी बोलते हैं।
तो वही लिखा हुआ, इन फैक्ट इट में इंक्रीज नंबर ऑफ डिसेंटर्स एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ टास्क, काम कैसा है जो हम कर रहे हैं। उसमें है कि ऐश के एक्सपेरिमेंट में वही सेम जो मैंने बताया था, स्टैंडर्ड लाइन की लेंथ बतानी है, ए बी सी में से किससे मैच करेगी, और बी वैसे करेक्ट आंसर है। तो ऐश के एक्सपेरिमेंट में टास्क में ये था कि हमने आंसर देना है जो कि वेरीफाइड होगा, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर मान लो इस टास्क में ऐसा होता है कि हमने अपना कोई ओपिनियन देना है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो उस केस में कोई भी करेक्ट या कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह पे होते हैं और सेम ही चीज़ को लेकर 10 लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस लाइक डिसलाइक हो सकते हैं। तो वही चीज़ है इस सिचुएशन में, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि किस सिचुएशन के अंदर कंफॉर्मिटी ज़्यादा होगी। फर्स्ट वन में तो क्योंकि ऐसा है कि हमारे को या तो करेक्ट आंसर देना है या इनकरेक्ट आंसर देना है, और सेकंड सिचुएशन में क्या है, आंसर वैरी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बिना किसी ये सोचे समझे कि मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा, क्योंकि ओपिनियन सब लोगों का अलग हो सकता है सेम टॉपिक को लेकर। तो वहाँ पर हमने सही राइटली गेस किया है कि कंफॉर्मिटी जो है कम होगी सेकंड सिचुएशन में, जहाँ पर आंसर्स वैरी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर ये बोला गया होगा कि कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है या ऐसे कोई स्टैंडर्ड लाइन वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसा ऐश का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक या तो करेक्ट आंसर होगा और बाकी सब इनकरेक्ट आंसर होंगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा। जिस टाइम पे हमें ये बोला जाएगा कि किसी भी टॉपिक को लेकर हम सबको अपना अपना ओपिनियन देना है, तो उस केस में क्या होगा, सबका अपना अपना ओपिनियन अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, तो वो आंसर वैरी करेगा। आंसर वैरी करेगा तो कन्फॉर्मिटी के चांसेस वहाँ पे होने के कम होते हैं। तो वही चीज़ है, कन्फॉर्मिटी वुड बी लेस लाइकली इन द सेकेंड सिचुएशन वेयर आंसर्स कैन वेरी वाइडली विदाउट एनी आंसर बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। फोर्थ पे आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या रहता है, इसमें होता है कि ऐश की टेक्निक वही जो भी उसी का एग्जांपल लिए वापस से इन्होंने, उसमें ग्रुप मेंबर्स को बोला गया था कि वो आंसर्स पब्लिकली दे अपने, मतलब उनको सबके सामने ही अपने आंसर बताने, और सारे मेंबर्स को पता था कि किस बंदे ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या आंसर दिया है। तो यहाँ पर ये भी अलग सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकते थे हम, किसी सीक्रेट बैलेट में वोटिंग लेकर, लाइक हमें नहीं पता कि कौन सा बंदा क्या आंसर दे रहा है एंड वो चिट्स पे अपने आंसर लिख के एक बॉक्स में डाल रहा है, हम ऐसे भी कर सकते थे जैसे वोटिंग होती है प्रॉपर तरीके से। इस केस में क्या होता, जो मेंबर्स का बिहेवियर था वो प्राइवेट हो जाता, पब्लिक एक्सप्रेशन ना दिखाते वो अपने बिहेवियर का या इस चीज़ का कि उन्होंने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड लाइन के लेंथ के मैचिंग के लिए, ए बी सी में से कौन सा आंसर दे रहे हैं वो। तो बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इस केस में प्राइवेट होता, जो कि दूसरों को नहीं पता होता, उनका आंसर उन्हें दूसरों को नहीं पता लग पाता, उनका आंसर सिर्फ उन तक ही रहता और उन्हें ही पता होता। और इस केस में लेस कन्फॉर्मिटी होती जब प्राइवेट एक्सप्रेशन होता आंसर्स का एज़ कम्पेयर टू जब पब्लिक एक्सप्रेशन होता है आंसर्स का। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। जब तुम्हें दिख रहा है आसपास कि सब लोग 2+2 8 या 5 ही बता रहे हैं, किसी भी लॉजिक से या कुछ भी ऐसे, मतलब अरिथमेटिक्स लगा के कुछ भी फॉर्मूला या कुछ भी मैथ्स का ऐसा सुडोकू वगैरह गेम ले लो, कुछ भी ऐसे लगा के 2+2 सब लोग 5 ही बता रहे हैं, तुम्हें पता है कि करेक्ट आंसर 4 है, बट ज़्यादातर लोग उसका आंसर तुम्हें वही, मतलब ज़्यादातर लोग तुम्हारे साथ 10 लोग हैं और एक तुम हो 11वें बंदे, और तुमसे आगे कोई बड़ा पूछ रहा है आंसर उसका उसके हिसाब से भी, बड़े के हिसाब से भी आंसर 5 है एज़ कम्पेयर टू 4, बट 2+2 4 होता है, हम सबको पता है वही करेक्ट आंसर है जो हमने अब तक पढ़ा है। बट बाकी सब लोग जो तुमसे आगे 10 हैं वो सब ने आंसर 5 दिया, तो तुम भी अपना आंसर चेंज करके 5 दे दोगे तब जब तुम्हें उन सब के आंसर देना है। पब्लिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, हमें नॉर्म के साथ कंफर्म करना पड़ जाता है, हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमें ग्रुप से बाहर ना कर दिया जाए, कहीं हमें ग्रुप वाले लोग डिसलाइक ना करें, वो हमारे लिए सोशल पनिशमेंट बन के ना निकले, कहीं हम एक्सेप्ट ना हो पाएँ ग्रुप से, वो चीज़ बहुत होती है। और ऊपर से ये भी होता है कि हमें लगता है कि हम गलत हो सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी में लोग ऐसा कह रहे हैं, और हमने पब्लिक एक्सप्रेशन होना है आंसर का, पब्लिक एक्सप्रेशन होगा। आई एम सॉरी, बिना पंखे के बहुत इरिटेशन होती है। हाँ, तो पब्लिक एक्सप्रेशन होगा आंसर का इन द सेंस कि हम जो आंसर देंगे वो दूसरों को भी पता रहेगा, तो उस केस में हम भी 2+2 5 ही बोल देंगे, क्योंकि हमें पता है 4 होता है, बट फिर भी हम 5 बोलेंगे क्योंकि बाकी सब ने भी 5 बोला है और उनको किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, टोका नहीं है,
या रोका टोका, कुछ ऐसे डांट नहीं मारी कि तुमने गलत बोला। बट वही अगर मैं कहूँ एक एक बंदे को बुला बुला के हम पूछ रहे हैं 2+2 क्या होता है, 2+2 क्या होता है, मोस्टली सब लोग 4 ही बताएंगे क्योंकि वो प्राइवेट एक्सप्रेशन है उसी आंसर का। तो वी आर कॉन्फिडेंट, हम ढंग से अपना सही आंसर बोलेंगे जो हमें लगता है, और हम इतना ये नहीं सोचेंगे कि हमें ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा या हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट डिविएंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पर्सनालिटी वाला फैक्टर। इसमें यह कंडीशंस डिस्क्राइब करे गए हैं ऐसे कि कैसे जो है कोई भी सिचुएशन इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो हमारा कंफॉर्मिटी कितनी हद तक होगी ना किसी ग्रुप में, वो बताती है हमें। मतलब कैसे जो है किसी भी सिचुएशन के फीचर्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो डिटर्मिन करते हैं, हमें ये बताते हैं कि कितने हद तक कंफॉर्मिटी दिखाई जाएगी ग्रुप के लोगों के बीच, कितने हद तक कंफॉर्मिटी होगी। और हमने ये भी देखा है कि कुछ इंडिविजुअल्स का पर्सनालिटी ही कंफर्म करने वाली होती है, मतलब उनकी असर्टिवनेस लो होती है, जैसे कि मैं, वो मना नहीं कर पाते सामने वाले की रिक्वेस्ट को और हाँ हाँ ही कर देते हैं। नॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट कॉम्प्लायंस में आता है, मतलब इन द सेंस कि वो ग्रुप के नॉर्म्स को वॉयलेट नहीं कर पाएंगे और जो सब कर रहे हैं वो मेजॉरिटी के साथ ही जाएंगे, हाँ में हाँ भर ही देंगे, मना नहीं कर पाते हैं जिनका लो असर्टिवनेस होता है। तो वही चीज़ें हमने देखा है, कुछ इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी ही कन्फॉर्मिंग होती है, उन्हें पता है ये नॉर्म डिज़ायरेबल नहीं है, ये चीज़ गलत है, बट फिर भी सब लोग उसके लिए राज़ी हैं तो हम भी अग्री कर देंगे। एंड जो लोग ऐसे होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना बिहेवियर आराम से चेंज कर देंगे इस हिसाब से कि बाकी लोग उनसे क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्या करने के लिए नहीं कह रहे मोस्ट सिचुएशंस में। मतलब कि सच पर्सन्स हैव अ टेंडेंसी कि दे कैन चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर्स से टू देम और व्हाट अदर्स डू इन मोस्ट सिचुएशंस। बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर मैं इसके कॉन्ट्रास्ट में वही ऑपोजिट साइड में ऑन द अदर हैंड देखूँ तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, किसी की भी नहीं सुनते, उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं और वो किसी नॉर्म के लिए नहीं देखते हैं, ये देखने के लिए कि वो उन्हें डिसाइड करना पड़े कि उन्हें डिसाइड करना पड़ जाए कि वो कैसे बिहेव करेंगे किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में। वो किसी नॉर्म के लिए देखते ही नहीं है, वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सही लगता है या जो उन्हें सही वो समझते हैं, जो अपने हिसाब से करते हैं वो एक्ट। तो रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं खुद को लेकर, अपने ओपिनियंस, बिलीव्स और वैल्यूज़ को लेकर, वो स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं एंड उनका सेल्फ एस्टीम भी, खुद पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक होता है और उनका चांसेस होते हैं कि वो कंफर्म नहीं करेंगे ग्रुप नॉर्म के साथ, लेस लाइकली होता है कि वो कंफर्म कर जाएं, अदरवाइज़ वो कंफर्म नहीं करते हैं ग्रुप नॉर्म के साथ। देयर इज़ अ वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो कंफर्म करेंगे। एंड कन्फॉर्मिटी इसलिए भी होती है क्योंकि इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली पसीना आ रहा है मुझे, सॉरी। तो कन्फॉर्मिटी इसलिए भी होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है। इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि तब आया जब हमने जो एविडेंस था मेरे सामने, जो आंखों देखा, मेरे को दिखा एविडेंस, वो एक्सेप्ट कर लिया बट मेरे को रियलिटी नहीं पता है, वो इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि ऐसे तरह की रैशनल कन्फॉर्मिटी जिसको मैं एक लर्निंग की तरह बोल सकती हूँ, एक वर्ल्ड को लेकर, दुनिया को लेकर जो मैंने सीखा है, लर्निंग है, दूसरों के एक्शंस देख के जो मैंने सीखा है कि हाँ ऐसे ही लोग दुनिया में एक्ट करते हैं, यही चीज़, यही कार्य लोग दुनिया में इसी तरीके से ही करते हैं इसको, तो मेरे को भी ऐसे ही करना है, वो चीज़। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि हम दूसरों को देख कर सीखते हैं और हम उनको देख के सीखते हैं जो कि बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है हमारे लिए बहुत सारे सोशल कन्वेंशंस को लेकर। अब सोशल कन्वेंशन क्या होता है? सोशल नॉर्म है कोई, वो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत टाइम से वैसा का वैसा ही सेम फॉलो होता जा रहा है, सब उससे एग्री कर रहे हैं, वही चीज़ होती जा रही है, तो वो सोशल कन्वेंशन बन जाता है। एक ऐसी धारणा हाँ, एक ऐसी धारणा, एक ऐसा वैल्यू, बिलीफ या एक ऐसा रूल जो बिना सोचे हम करेंगे और हमें पता है कि वो सही है क्योंकि सब लोग ही ऐसे करने वाले हैं। जैसे कि ड्राइविंग हमें पता है राइट साइड में ही करनी है, ये हो गया सोशल कन्वेंशन। जैसे कि दूसरे लोगों को हम देखेंगे तो वी हैव टू ग्रीट देम, ये हमने सीखा है, हमें पता है, हम दूसरों को देख के दूसरों के एक्शन से सीखते हैं तो हमें यही करना है, ये होता है हमारा सोशल कन्वेंशन। ठीक है, तो नए ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो सीखते हैं ग्रुप के कस्टम्स के बारे में ऑब्जर्व करके उन लोगों के एक्शंस जो कि पहले से ही ग्रुप मेंबर्स होते हैं। जैसे मान लो 5 लोगों का ग्रुप है और मैं छठी मेंबर उस ग्रुप में मैंने आज ज्वाइन किया, तो मैं उन ग्रुप के लोगों से ही उनको देख देख के कि वो कैसे वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, किसका क्या क्या रोल है, उनको देख कर ही तो सीखूंगी ना कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे एक्ट करना है, कैसे नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, किसी की वैल्यूज़ बिलीव्स को वॉयलेट बिना
करे, मुझे अपना काम भी अच्छे से करना है। तो न्यू ग्रुप मेंबर्स लर्न अबाउट द ग्रुप्स का कस्टम्स, रूल्स, वैल्यूज़ जो हैं और जो फिक्स्ड हैं, पता ही है सबको ऐसे ही काम करना है बिना सोचे समझे, क्योंकि यही रूल यही वैल्यू और हमेशा से सब ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना है, तो वो कस्टम बन जाता है, सोशल कन्वेंशन। तो ग्रुप के नए मेंबर्स सीख जाते हैं ग्रुप के कस्टम के बारे में या ग्रुप के रिचुअल्स के बारे में ऑब्जर्व करके बाकी ग्रुप मेंबर्स के एक्शंस को या उनके बिहेवियर को। कन्फॉर्मिटी नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकती है। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस जो कि एक पर्सन का डिज़ायर रहता है ना कि वो एक्सेप्ट हो जाए या वो एक्सेप्टेड रहे और उसे चाहे, उसके चाहने वाले बहुत हो दूसरे लोग, उसी के ग्रुप के मेंबर यानी कि अदर्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करूँ अपनी भाषा में तो यही है कि जो लोग नॉर्म को फॉलो करेंगे वही ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट हो पाएंगे और ग्रुप उन्हीं लोगों को चाहेगा कि वो ग्रुप में रहें या ग्रुप का पार्ट बने रहें। तो बेसिकली नॉर्म को फॉलो करना और नॉर्म से इन्फ्लुएंस हो जाना और नॉर्म के साथ भेड़ चाल होती है ना जैसे वैसे एग्री करना, वो होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की। लोगों का खुद की इच्छा ऐसा डिज़ायर रहता है कि वो एक्सेप्टेड रहें, एडमायर्ड हों दूसरों के द्वारा। और ऐसे केसेस में लोग कंफर्म करते हैं क्योंकि अगर ग्रुप से डिविएशन हो रहा है तो उसकी वजह से रिजेक्शन होगा, जो कि नॉन एक्सेप्टेंस आएगा किसी भी तरीके का उन लोगों के लिए और वो सोशल पनिशमेंट की फॉर्म में दिखेगा। ये सब मैंने बताया था पहले भी। और ये जनरली ऐसे देखा जाता है कि ग्रुप की मेजॉरिटी जो है वो फाइनल डिसीजन बताएगी क्या होगा, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ये होता है कि माइनॉरिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, माइनॉरिटी का नंबर ज़्यादा होता है। जैसे साइज़ ऑफ माइनॉरिटी हमने अभी पढ़ा था कि माइनॉरिटी बड़ी भी हो सकती है, उसका साइज़ भी ज़्यादा हो सकता है। और ये तब होगा जब माइनॉरिटी जो है वो फर्म और अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लेगी, यानी कि माइनॉरिटी का नंबर है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ही नहीं। उसे पता है नॉर्म अनडिज़ायरेबल है, इसको फॉलो नहीं करना है, ये तो बस हमेशा की तरह चला आ रहा कस्टम और रिचुअल बन चुका है, इसे बदलना चाहिए टाइम के साथ साथ। तो वो बदलेंगे, वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लेंगे और तब क्या क्रिएट होगा, डाउट क्रिएट होगा कि क्या मेजॉरिटी का व्यू पॉइंट सही भी है या नहीं, या मेजॉरिटी का व्यू पॉइंट करेक्ट भी है या नहीं, वो चीज़ उठेगी। तब डाउट क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और उसकी वजह से आएगा कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप के अंदर, जो कि हमने ऐश के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि बिना पंखे के मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इतनी गंदी गर्मी में। तो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी में साइज़ ऑफ द ग्रुप देखा, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप की कन्फॉर्मिटी को, कि उसमें ग्रुप में कितनी हद तक कितनी डिग्री की कन्फॉर्मिटी होगी, उसको कैसे ग्रुप का साइज़ इन्फ्लुएंस करता है। साइज़ ऑफ माइनॉरिटी देखा, टास्क किस तरीके का है ग्रुप को करने के लिए जो दिया गया है वो देखा, वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप की कन्फॉर्मिटी की डिग्री को। पब्लिक या प्राइवेट एक्सप्रेशन हो रहा है लोग ग्रुप के मेम्बर्स के या लोगों का बिहेवियर, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। पर्सनालिटी भी रोल प्ले करती है इसके अंदर। और हमने दो तरह के इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा यहाँ पर, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम कॉम्प्लायंस, फुट इन द डोर टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डेडलाइन टेक्निक और डोर इन द फेस टेक्निक जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मस्त है पढ़ने में, एक मज़ा आएगा पढ़ के, बहुत मज़ेदार है ये पढ़ेंगे। देन ओबीडियंस, कॉपरेशन कंपटीशन, एक बॉक्स आ जाता है शेरिफ का समर कैंप एक्सपेरिमेंट्स वाला, वो भी देखेंगे। एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे फिर, कॉपरेशन एंड कंपटीशन क्यों होता है उसके डिटर्मिनेंट्स, सोशल आइडेंटिटी, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, नेचर कॉजेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज एंड चैप्टर विल बी ओवर आफ्टर दैट। बॉक्स भी एक ही बचा है, टॉपिक्स भी कुछ हैं, हो जाएगा आराम से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई एम सो सॉरी। एंड क्वेश्चन पेपर्स भी आई विल डिस्कस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। सो कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में से, एक भी पॉइंट, कोई वर्ड, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, जो पहले का मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ भी डाउट हो, पुराने चैनल की वीडियोस में कुछ समझ ना आए, कृपया करके मुझसे बेझिझक होकर पूछ लेना। आई एम हेयर टू हेल्प यू हमेशा, ठीक है, तो बेझिझक होकर पूछना। एंड वैसे तो आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लेना। इसी टॉपिक में भी कुछ डाउट हो वापस से, या कोई और अच्छा एग्जांपल चाहिए हो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों के तीनों ही, ओबीडियंस, कन्फॉर्मिटी, कॉम्प्लायंस। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो इन तीनों पे ज़रूर से ज़रूर आएगा,
पूरी श्योरिटी के साथ, पूरी गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पेपर में हमेशा आया था, कॉलेज लेवल पे भी एंड स्कूल लेवल पे भी, इस वजह से। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल कर, कीमती टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए।